हेलो स्टूडेंट्स, मैं कविता कुमारी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, बीएससी पार्ट सेकंड में फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज हम लेंगे इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट, प्रभावी परमाणु क्रमांक की अवधारणा। वर्नर सिद्धांत के बाद उपसहसंयोजक युग्मकों की व्याख्या करने के लिए सिज्विक ने अपने सिद्धांत दिया, जिसे हम प्रभावी परमाणु क्रमांक की अवधारणा कहते हैं। संकुल यौगिकों के बारे में वर्नर सिद्धांत के अनुसार किसी धातु की दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं और एक ही लिगेंड, उदाहरण के तौर पर क्लोराइड आयन धातु आयन की प्राथमिक व द्वितीय दोनों प्रकार की संयोजकता संतुष्ट कर सकता है। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में वर्नर सिद्धांत खामोश है। सिज्विक ने संकुलों के बारे में विस्तृत अध्ययन करके बताया कि यह सब किस प्रकार से संभव है। सिज्विक ने बताया कि लिगेंड्स व धातु आयन यानी मेटल एटम के मध्य उपसहसंयोजक बंध बनते हैं। एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में लिगेंड परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ धातु आयन भी साझा करता है और इस प्रकार उपसहसंयोजक बंधों के माध्यम से संक्रमण धातु उत्कृष्ट गैस का विन्यास ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि नोबल गैस का, इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, जिसे इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर या ईएनए रूल का नाम दिया। किसी धातु परमाणु के इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी कि प्रभावी परमाणु क्रमांक को परिकलित करने के लिए उस धातु परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या में उन इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दिया जाता है जो वे उपसहसंयोजक बंध द्वारा लिगेंड से ग्रहण करते हैं। यद्यपि यह सदैव सही नहीं होता, इसके कुछ अपवाद भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर धातु आयन संकुल बनाने में लिगेंड्स से इतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं कि उनका इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर अगली उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैस जैसा हो जाए। यहाँ हम देख रहे हैं स्क्रीन पे कि अगर हम हेक्साअमीन कोबाल्ट 3+ आयन का इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करें, इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट आयन के साथ 6 अमोनिया के अणु जुड़े हुए हैं जो कि उदासीन लिगेंड है। अतः संकुल आयन पर जो +3 आवेश लगा हुआ है यानी कि चार्ज लगा हुआ है वो कोबाल्ट का है। इस तरह से कोबाल्ट +3 आयन ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इस संकुल में कोबाल्ट की एटॉमिक नंबर 27 होता है यानी 27 होता है और यहाँ पे कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 27 - 3 तो 24 हो जाएगा यानी कि 24 हो जाएगा। 6 अमोनिया के द्वारा ग्रहण किए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 × 12 या 6 × 2 यानी कि 12, तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर हो जाएंगे 24 + 12 यानी 36, जो कि क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसी तरह से हम हेक्सासाइनोफेरेट 4- आयन कॉम्प्लेक्स में के इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है और इनकी एटॉमिक नंबर 26 होता है और 26 में से 2 गए तो 26 - 2 24 हो गए और 6 साइनाइड के द्वारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 × 2 = 12 और टोटल प्रभावी परमाणु क्रमांक हो जाएगा 24 + 12 यानी 36। तो इस तरह से हम टोटल उनका सेंट्रल मेटल आयन का इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर के द्वारा हम उसकी स्टेबिलिटी को समझा सकते हैं कि कैसे इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर के द्वारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो स्टेबिलिटी शो करते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा कीलेट्स। जब कोई लिगेंड धातु परमाणु या आयन के साथ एक से अधिक उपसहसंयोजक बंध बनाता है तो उसे एक सामान्य नाम मल्टीडेंटेड लिगेंड के नाम से पुकारा जाता है। जब कोई मल्टीडेंटेड लिगेंड किसी धातु परमाणु या आयन के साथ एक से अधिक उपसहसंयोजक बंध बनाएगा तो चक्रीय संरचना युक्त साइक्लिक स्ट्रक्चर का उत्पाद बनेगा। एथिलीन डाइअमीन कॉपर आयन के साथ निम्न प्रकार का कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कोबाल्ट का एथिलीन डाइअमीन के साथ में एक चक्रीय संरचना यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है। इस प्रकार से बनी हुई चक्रीय संरचनाओं को कीलेट्स कहा जाता है। कीलेट्स संकुल सामान्य संकुल यौगिकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि इन संकुलों के वियोजन यानी टूटने से दो बंध टूटेंगे जिसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। किसी भी कॉम्प्लेक्स में जितनी अधिक साइक्लिक स्ट्रक्चर होंगे वह कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक स्थायी होगा। यही कारण है कि हेक्साडेंटेड लिगेंड यानी कि EDTA इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसिटिक एसिड के साथ कैल्शियम जैसा बड़ा धनायन भी काफ़ी स्थायी संकुल बनाता है। EDTA का एक अणु धातु आयन के साथ 2 नाइट्रोजन व 4 ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा 6 उपसहसंयोजक बंध बनाता है जिससे 5 सदस्यों वाली 5 वलय संरचना बनती है। अतः यह संकुल अत्यंत स्थायी होता है। यदि किसी कीलेट की वलय में यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर में उसके रिंग में संयुग्मित द्विबंध विद्यमान हो तो अनुनाद द्वारा पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व पूरी वलय पर विस्थानीकृत यानी डीलोकलाइज्ड हो जाता है और ऐसा होने पर कीलेट यौगिकों का स्थायित्व और भी बढ़ जाता है। धातुओं के साथ एसिटिल एसीटोन अथवा पोरफायरिन संकुल अत्यंत स्थायी होते हैं। एसिटाइल एसीटोन संकुल निम्न प्रकार से अनुनाद द्वारा स्थायीकृत हो जाता है। पोरफायरिन संकुल भी इसी तरह से वलय स्ट्रक्चर के द्वारा स्टेबल हो जाता है। पोरफायरिन संकुल में इतना अधिक संयुग्मन होता है कि कीलेट संकुल अत्यधिक स्थायित्व को ग्रहण कर लेता है। इस कीलेट संकुल का जीवन के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है। लाल रक्त कणिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो हमारे रक्त में विद्यमान होती हैं का पदार्थ यानी हीमोग्लोबिन वस्तुतः आयरन पोरफायरिन कीलेट संकुल द्वारा बना होता है, जबकि पेड़ पौधों के जीवन का आवश्यक पदार्थ हरे रंग का जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है वह मैग्नीशियम पोरफायरिन संकुल के द्वारा बना होता है और जीवन का आवश्यक विटामिन B12 पोरफायरिन का कोबाल्ट कीलेट संकुल होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट वलय रिंग हैं वो कितनी उनकी स्टेबिलिटी कीलेट्स के द्वारा होती हैं, यानी कि कीलेट्स जितना अधिक उसमें वलय होंगी रिंग होंगी वो उतना ही अधिक स्टेबल होगा। इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम आगे आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर यानी कि उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण। उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे और किस तरह से मेटल का नाम दिया जाता है सेंट्रल मेटल का और किस तरह से हम उनके लिगेंड्स का नामकरण लिखते हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं ये हम पहले देख चुके हैं कि नेगेटिव लिगेंड,
पॉजिटिव लिगेंड जो कि बहुत कम संख्या में होते हैं, और न्यूट्रल लिगेंड। तो इन सभी का नोमेनक्लेचर क्या होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।